बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आंधी के आगे तेजस्वी यादव के अलावा अगर कोई टिक पाया तो वो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। बिहार में तेजस्वी यादव के बाद अब ओवैसी के निशाने पर हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। अब सवाल ये है कि यूपी में ओवैसी अखिलेश यादव का खेल कैसे खराब करेंगे। इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा होगी। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बीच बसपा खाता खोलने में सफल रही। वहीं इस लहर में सीमांचल में एआईएमआईएम भी 5 सीटें जीतने में सफल रही। लेकिन चर्चा बिहार से वायरल हो रही एक तस्वीर की है। ये तस्वीर बसपा के बिहार की रामगढ़ विधानसभा से जीते इकलौते विधायक सतीश उर्फ पिंटू यादव की है। उनके साथ बसपा के बिहार स्टेट प्रभारी अनिल चौधरी भी मौजूद हैं। चुनाव जीतने के बाद पिंटू यादव मीडिया से बात कर रहे थे। उनके पीछे 2 तस्वीरें लगी थी, पहली बसपा की, दूसरी एआईएमआईएम की तस्वीर। इस तस्वीर ने चर्चा तेज कर दी है कि यूपी में बसपा एमआईएम साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बसपा ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हालांकि चुनाव में वह 181 सीटों पर ही लड़ी। कई सीटों पर बीच में प्रत्याशियों ने साथ छोड़ दिया। बिहार की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद रामजी गौतम के साथ मायावती के भतीजे आकाश आनंद को सौंपी गई थी। आकाश ने बिहार में 6 से अधिक रैली और नुक्कड़ सभाएं की थी। बसपा का पूरा फोकस यूपी से सटे कैमूर और रोहतास जिलों पर था। दोनों जिलों में बसपा ने 7 सीटों पर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है। कैमूर जिले की रामगढ़ सीट सतीश कुमार यादव और पिंटू यादव कांटे के मुकाबले में 30 मतों के अंतर से जीतने में सफल रहे। बसपा का वोट प्रतिशत 2020 की तुलना में 1.02% बढ़कर 1.62% पहुंच चुका है। बसपा ने रामगढ़ के अलावा करगहर विधानसभा पर जदयू को कड़ी टक्कर दी। यहां पार्टी प्रत्याशी उदय प्रताप सिंह 56,000 से ज्यादा वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, जबकि मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, बक्सर और राजपुर विधानसभा सीटें महागठबंधन बसपा की दमदार प्रदर्शन के चलते हार गईं। इन सीटों के त्रिकोणीय लड़ाई में एनडीए जीतने में सफल रही। एआईएमआईएम ने बिहार में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा। 5 सीटें अमौर, बहादुरगंज, कोचाधामन, जोकीहाट और बेतिया जीतने में सफल रही। वहीं बलरामपुर और ठाकुरगंज में दूसरे नंबर पर रही, जबकि एआईएमआईएम की वजह से महागठबंधन को 4 सीटों प्राणपुर, कसबा, अररिया, कोटी पर हार का सामना करना पड़ा। एआईएमआईएम को वोट शेयर 2020 की तुलना में 1.25% से बढ़कर 1.85% हो गया है। उसे कुल 9,30,504 वोट मिले हैं। यूपी विधानसभा चुनाव बसपा के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। 2022 विधानसभा और 24 लोकसभा में बसपा का यूपी में सबसे बुरा प्रदर्शन रहा। लेकिन मायावती ने पिछले कुछ महीनों में अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए यूपी चुनाव को लेकर रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। 9 अक्टूबर को रैली के बाद बसपा कार्यकर्ताओं का भी जोश हाई है। बसपा और एआईएमआईएम 2020 में बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार के चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी ने सार्वजनिक अपील की थी कि जहां एआईएमआईएम के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां उनके समर्थक बसपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करें। दूसरे, मायावती यूपी के संदर्भ में पहले ही कह चुकी हैं कि वह किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। छोटे और समान विचारधारा वाली पार्टियों से कुछ सीटों पर समझौता हो सकता है। मतलब साफ है कि ओवैसी के साथ यूपी में बसपा का गठबंधन होने में कोई पेच नहीं फंसेगा। बिहार में जिस तरीके से बसपा के जीते इकलौते विधायक पिंटू यादव और स्टेट प्रभारी अनिल चौधरी की मौजूदगी में बसपा के बैनर के साथ एआईएमआईएम का बैनर लगा है, इससे साफ है कि दोनों दलों के बीच यूपी के संदर्भ में कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। दोनों दलों का बैनर एक साथ बिना मायावती की मर्जी से नहीं लग सकता है। बिहार में एआईएमआईएम 5 सीटों पर जीती है। बसपा का एक विधायक है। मतलब दोनों दल मिलकर विधानसभा में विपक्ष की आवाज मजबूत करेंगे।
राजनीति के जानकार कहते हैं कि यूपी में बसपा और एआईएमआईएम गठबंधन में उतरते हैं तो दोनों का बड़ा फायदा मिलेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने यूपी में 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि सिर्फ एक प्रत्याशी अपनी जमानत बचा पाया था। तब मुस्लिमों का अधिकांश समर्थन सपा को मिला था। ओवैसी की यूपी में रैलियां और सभाओं में बड़ी संख्या में मुस्लिम उमड़ते थे, लेकिन मतदान नहीं किया। उनकी पार्टी को यूपी में करीब 4.50 लाख वोट मिले थे। तब वे बिना किसी गठबंधन के चुनाव में उतरे थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 12.88% वोट मिले थे। बसपा प्रमुख मायावती पिछले कुछ समय से पार्टी के साथ मुस्लिमों को जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। उसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों उन्होंने पहली बार मुस्लिम भाईचारा कमेटी की प्रदेश स्तरीय बैठक खुद ली। उन्होंने खुलकर मुस्लिमों से अपील की है कि वह उनका साथ दें तो वह भाजपा को सत्ता से उखाड़ देंगी। यूपी में दलित जहां 20% के लगभग है, वहीं मुस्लिम आबादी भी 19% के लगभग है। 2024 के लोकसभा में जो दलित बसपा से दूर चले गए थे, वो 9 अक्टूबर की रैली के बाद फिर से बसपा की ओर लौटने लगे। जाहिर सी बात है कि दलितों के लौटने से बसपा की ताकत बढ़ेगी। इस ताकत में ओवैसी की मदद से यदि मुस्लिमों का समर्थन भी जुड़ जाए तो दोनों मिलकर पश्चिमी यूपी की मुस्लिम दलित बाहुल्य कई सीटों पर बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि कभी पश्चिम में जाट मुस्लिम समीकरण निर्णायक होता था। चौधरी चरण सिंह जी से लेकर अजीत सिंह के जमाने तक ये समीकरण प्रभावी रहा, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे ने जाट मुस्लिम समीकरण को तोड़ दिया। इस समीकरण के टूटने से ही पश्चिम में लोकदल की ताकत घटती चली गई। बसपा के समय पश्चिम में पहले मुस्लिम जाट समीकरण सफल हुआ था। अब मायावती एक बार फिर जाट मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। इसमें ओवैसी बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। वैसे भी बसपा के पास आज की तारीख में ऐसा कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है जिसकी अपील ओवैसी जैसी हो। इसकी एक और वजह यह भी है कि पश्चिम में यादव मतदाताओं की संख्या काफी कम है। पूर्वांचल से लेकर अवध और ब्रज क्षेत्र में यादव मुस्लिम समीकरण प्रभावी है। मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, एटा, आगरा, हाथरस, अलीगढ़ में यादव आबादी निर्णायक मानी जाती है। लेकिन जैसे जैसे पश्चिम और रुहेलखंड की ओर बढ़ते हैं, यादव आबादी घटती जाती है। ऐसे में यह समीकरण इतना प्रभावी नहीं रह जाता है। वहां एनडीए खासकर भाजपा को हराने के लिए जाटो मुस्लिम या जाट मुस्लिम समीकरण ही विकल्प बचता है। लोकदल और मौजूदा समय में एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी जाट हैं। ऐसे में मुस्लिम और जाट का समीकरण बनने से रहा। मायावती इसे ओवैसी की मदद से साध सकती हैं। एक सवाल यह भी आ सकता है कि ओवैसी यूपी में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सपा के साथ गठबंधन क्यों नहीं करेंगे। इसका जवाब असदुद्दीन खुद दे चुके हैं। वह साफ कर चुके हैं कि उनका गठबंधन भाजपा कांग्रेस को छोड़कर किसी से भी हो सकता है। सपा का यूपी में अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन है। सपा ने बिहार में किसी भी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा था। इसके बावजूद महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में अपने मुस्लिम चेहरों अफजाल अंसारी, इमरान प्रतापगढ़ी, इकरा हसन को सीमांचल में उतारा था। इन चेहरों ने जमकर ओवैसी के खिलाफ बोला था। इस वजह से भी सपा के साथ आने में ओवैसी परहेज करेंगे। दूसरा, खुद सपा ये नहीं चाहती है कि यूपी में उसके रहते हुए मुस्लिमों का कोई और नुमाइंदगी करने वाला दल पनपे। ओवैसी की पूरी राजनीति ही मुस्लिम के इर्द गिर्द रहती है। ओवैसी यूपी में मजबूत हुए तो सपा का कमजोर होना तय है। ऐसे में ओवैसी के लिए भी बसपा के साथ गठबंधन करना ही मजबूत विकल्प होगा। लेकिन अभी इस पर दोनों ही पार्टियों की ओर से खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।